यानी दक्षिण अमेरिका महादेश की चर्चा करते हैं तो ये दिमाग में आपको हमेशा ही आता है कि दक्षिण अमेरिका मतलब इसके उत्तर में उत्तरी अमेरिका होगा, दक्षिण में दक्षिणी अमेरिका होगा। तो ये ढंग से दक्षिण अमेरिका यानी दक्षिण वाला भाग, तो इसके पूर्व में अटलांटिक महासागर, पश्चिम में प्रशांत महासागर, उत्तर में पनामा नहर या उत्तरी अमेरिका, और दक्षिण में एंटार्क्टिका भी कह सकते हैं उसको, या दक्षिणी सागर भी कह सकते हैं। वहां पर यानी दक्षिणी अमेरिका में रियो डी जेनेरो एक शहर है, रियो डी जेनेरो जो ब्राजील की राजधानी है और काफी विकसित शहर है। विश्व के लगभग सभी बैठक वहीं होते हैं और पर्यावरण संबंधी बैठक तो रियो डी जेनेरो के नाम से ही जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, ब्राजील में कॉफी के बागान इतने ज्यादा हैं, वहां उसको कॉफी का बागान नहीं कर बल्कि फजेंडा कहा जाता है। ब्राजील में कॉफी के बागान को क्या कहते हैं? फजेंडा कहते हैं, क्योंकि यह जो है उष्ण और आर्द्र, गर्म भी हो और वायु में आर्द्रता की मात्रा भी ज्यादा हो तो कॉफी का उत्पादन ज्यादा होता है। इस यहाँ पर उष्ण और आर्द्र जो वन पाए जाते हैं उसको सेल्वाज भी कहते हैं, यानी सेल्वाज प्रकार की जलवायु पाई जाती है। ध्यान रखेंगे। चिली देश में एक छोटा सा मरुस्थल है जो अटकामा के नाम से जाना जाता है। चिली में हालांकि अफ्रीका का बड़ा मरुस्थल है, लेकिन विश्व के मरुस्थल के सापेक्ष उसका स्थान काफी छोटा है। यह अटकामा मरुस्थल है जो पूरी तरह मरुभूमि में बदल गया है और वहाँ वृक्ष न के बराबर है। यहाँ चिली जो है विश्व में सबसे बड़ा तंबा उत्पादक देश है और भारत भी चिली से तंबा का आयात करता है, क्योंकि भारत में तंबा को देव धातु कहा जाता है और इसका बड़े पैमाने पर धार्मिक रूप से प्रयोग होता है। मंदिरों में घंटा बनाने के रूप में, मूर्तियों के निर्माण में, पूजा पाठ के बर्तन के लिए तंबा का प्रयोग बहुत ज़्यादा इंडिया में होता है। ऐसे बिजली के उपकरण के रूप में भी तंबा का प्रयोग होता है, लेकिन बिजली के उपकरण के रूप में लगभग समस्त विश्व में तंबा का प्रयोग किया जाता है। तो भारत जो है चिली से तंबा का आयात करता है। ध्यान रखिएगा, वहाँ का एनाकोंडा सांप के जो कुछ पुराने अवशिष्ट मिले हैं वो लगभग 20 मीटर तक मिला है, यानी 65 फीट लंबा तक उसकी हड्डियां पाई गई है। लेकिन अब ऐसे सांप नहीं है। अब जो एनाकोंडा सांप की कुछ प्रजाति रह गई है, उनकी हड्डियां पाई गई है या कुछ जीवित पाए गए हैं, वह मात्र 15 से 16 मीटर तक ही, यानी 40 से 45 फीट तक ही, और बहुत मोटा भी नहीं होते, मनुष्य से पतला ही होते हैं, लेकिन वो खाने की क्षमता बहुत रखते। सांप जो है बिल्कुल अपने मुंह को फैलाते हुए एकदम 180 डिग्री पर कर सकता है, यानी जितना चाहे फैला देगा। यानी अगर सांप अजगर चाहे एनाकोंडा तो ऊंट को भी खा सकता है, जेबड़ा को भी खा सकता है, इतना ज्यादा वो अपने शरीर का विस्तार और मुंह का विस्तार कर लेता है। उनके दोनों जबड़ों में कोई लगाव नहीं होता, वो फैलते चले जाते हैं और सिकुड़ते चले जाते हैं। ध्यान रखिएगा, टिटिकाका झील जो है, टिटिकाका झील, यह नौकायन के लिए विश्व का सबसे ऊंचा झील है। नौकायन के लिए सबसे ऊंचा झील है और 3811 मीटर की ऊंचाई पर है। टिटिकाका झील ये 3811 मीटर की ऊंचाई पर है और यहाँ पर बड़े पैमाने पर लोग नौकायन करते हैं। दक्षिणी अमेरिका का उष्ण मरुस्थल पेंटागोनिया है। दक्षिणी अमेरिका का उष्ण मरुस्थल यानी गर्म मरुस्थल अटकामा भी है, लेकिन जो गर्म मरुस्थल है वह है पेंटागोनिया, और वहाँ पर जो है बड़े पैमाने पर ऊंट प्रकार के लामा नाम का एक जीव पाया जाता है, जिसको भारवाही पशु कहते हैं। उनका प्रयोग किया जाता है। ऊंट तो वहाँ नहीं पाया जाता है, लेकिन ऊंटी प्रकार के लामा पाया जाता है, जो एक दिन पानी पीने के बाद 10 दिन तक बिना पानी पिए रह सकता है। ऊंट में है कि एक दिन पानी पी ले तो 15 दिन तक उसे पानी की आवश्यकता नहीं पड़ती या कम पड़ती है। ऑस्ट्रेलिया के लोग भ्रम में आ गए थे, उनको लगा कि ऊंट बहुत पानी पीता है, लेकिन ध्यान रखेंगे ऊंट पानी तो पीता है, लेकिन उसके अंदर से वाष्पीकरण के दर कम है और निःश्वसन में भी नाक थोड़ा आगे झुका होता है, जिस कारण बहुत सा पानी वो नहीं निकाल पाता। और ऐसी स्थिति में
ऊंट कम पानी प्रयोग करता है अपने जीवन में, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में ऊंटों को इसलिए मार दिया गया क्योंकि वो बड़े पैमाने पर पानी पीता है यह मानकर, और ऑस्ट्रेलिया में ऊंट जो है पानी खत्म कर रहा है। लेकिन ऐसा जीव जंतु नहीं कर सकते। पानी के लिए वृक्षारोपण कीजिए और बड़े पैमाने पर पानी का मिसयूज बंद कीजिए, नगरीकरण साइंटिफिक कीजिए, तो निश्चित रूप से पर्यावरण को सुरक्षा संरक्षा दिया जा सकता है। जीव जंतु को मारकर आप करेंगे तो यही परेशानियां बढ़ेगी जो अभी कोरोना के समय में देखने को मिल रही है। फिर हम दक्षिणी अमेरिका आएंगे, लेकिन थोड़ा सा हम महादेशों के बारे में मोटे तौर पर एक और चर्चा कर दें कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन 240 कंट्री के बारे में सब कुछ जानता। ध्यान रखिएगा, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन 240 देशों के बारे में सब कुछ जानता है। 262 देश की चर्चा की जाती है। कुछ और भी छोटे छोटे द्वीप है जो देश के रूप में अपने आप को व्याख्यायित करते हैं, लेकिन अभी भी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में रजिस्टर्ड कंट्री की संख्या 193 ही है, 193 ही मारिएगा। दक्षिणी सूडान जो है आपका 193वां देश के रूप में रजिस्टर्ड हुआ था यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। अब रहा यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में दावा किया था, अपना मांग किया था मेंबर होने के लिए 196 कंट्री, जिसमें 3 कंट्री को मान्यता यूनाइटेड नेशन ने नहीं दिया। एक है उसमें ताइवान, क्योंकि चीन ये दावा बार बार करता है कि ताइवान मेरा है और उसे वो मिलाने के प्रयास करता है। दूसरा है फिलिस्तीन जो इजराइल के ठीक बगल में है, और इस तरीके से फिलिस्तीन जो है हमेशा दावा करते रहता है कि हम जो है पूरे के पूरे इजराइल के भी मालिक हैं। इस विवादास्पद जमीन के कारण फिलिस्तीन को भी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने मंजूरी नहीं दिया है। और तीसरा, विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है, जहां महिला नहीं एक रिलीजियस कंट्री के रूप में मान्यता है। ये आपके रोम में पड़ता है वेटिकन सिटी, एक ही भवन है, सभी ईसाई पादरी रहते हैं, उसे भी मान्यता नहीं दिया है। तो ताइवान को नहीं दिया है, फिलिस्तीन को नहीं दिया है, वेटिकन सिटी को नहीं दिया। तो इस ढंग से 196 में 3 को नहीं दिया तो 193 बचे। अब रहा, कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि एशिया में देशों की संख्या कुल कितनी है। ध्यान रखेंगे, एशिया में देशों की जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने मान्यता दिया है वो 48 को ही दिया है। फिलिस्तीन चूंकि एशियाई देश है तो देशों की संख्या यहाँ 49 हुआ, याद कर जाइएगा, देशों की संख्या एशिया में 49, लेकिन यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत अगर पूछे तो 48 ही मारिएगा, क्योंकि फिलिस्तीन एक एशियाई देश है और उसको मान्यता यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने नहीं दिया है। ठीक इसी ढंग से 3 ऐसे एशियाई देश है जिसकी सीमा जो है एक से अधिक देशों में यानी यूरोप में भी है। जैसे रूस है, तो रूस जो एशियाई देश अपने आप को नहीं मानता, हालांकि मैक्सिमम उसका क्षेत्र एशिया में है, और रूस जो है उसका कुछ हिस्सा यूरोप में है। मॉस्को स्वयं में, क्रेमलिन भवन वगैरह सभी यूरोप में है। ठीक इसी ढंग से तुर्की जो है उसका 90% के लगभग एशिया में एरिया है और 8 से 10% क्षेत्र यूरोप में है, इसीलिए उसको यूरोप का मरीज कहते हैं, क्योंकि उतना विकास टर्की का नहीं हो पाया है। ठीक इसी ढंग से रूस से अलग हुआ एक देश है कजाकिस्तान। कजाकिस्तान का भी कुछ हिस्सा अभी भी यूरोप में है और मैक्सिमम हिस्सा एशिया में है। तो 3 ऐसे एशियाई कंट्री है, रूस है, तुर्की है और कजाकिस्तान है, जो भारत में भी उसका क्षेत्रफल है और यूरोप में भी उसका क्षेत्रफल है। एकदम याद रखना है, क्योंकि सवाल पूछ देगा कि कौन निम्न में से कौन से ऐसे देश नहीं है जिसकी सीमा एक से अधिक महादेशों में नहीं है, या ये पूछ देगा कि इनमें से कौन सा देश अंतर महादेशीय नहीं है। अंतर महादेशीय यानी एक महादेश से दूसरे महादेश तक उसका विस्तार नहीं है। अगर ऐसे प्रश्न आ जाए तो आप देखेंगे कि रूस है, तुर्की है, कजाकिस्तान है, इसके अलावा कौन है, वही उत्तर होगा। ध्यान रखेंगे, अफ्रीका महादेश में 54 कंट्री है, आप जानते हैं 54 देश है, लेकिन ध्यान देंगे कि जो मिस्र है वो अफ्रीका और एशिया दोनों में है।
जिसको हम लोग इजिप्ट कहते हैं, मिस्र कहते हैं, वो स्वेज नहर जो बन गया, उस स्वेज नहर के कारण उसका कुछ भाग जो है एशिया में पड़ गया और कुछ भाग आपको अफ्रीका में पड़ा। तो इस ढंग से ये भी आपको अंतर महादेशीय देश हो जाता है। ठीक इसी ढंग से अगर उत्तरी अमेरिका में देशों की संख्या देखें तो 23 है। उत्तरी अमेरिका में देशों की संख्या कितनी है? कुल 23 है, लेकिन 22 प्रदेश एक्स्ट्रा कंट्रोल करना है। उत्तरी अमेरिका के अलग अलग छोटे छोटे जो देश है वो उस 22 वहां के प्रदेशों का नियंत्रण भी करते हैं। तो 23 जो है कंट्री हो गया और स्टेट 22 हो गया, जिसको नियंत्रण में फ्यूचर में वो 22 भी देश बन सकते हैं। ठीक इसी ढंग से यदि हम दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो दक्षिण अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका में तो हमने आपको चर्चा कर दिया कि 23 देश है और 22 प्रदेश है, लेकिन दक्षिणी अमेरिका में अगर चर्चा करें तो मात्र 13 देश है, मात्र 13 देश है और फॉकलैंड द्वीप समूह भी कंट्रोल किया जाता है। तो ऐसे यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार 16 देश जो है उनमें 13 देश, अब 12 देश नेट पर मिलेगा, मत मारिएगा, 13 याद रखिएगा, 13 देश को मान्यता यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन देता है और फॉकलैंड द्वीप समूह जो है उसके अतिरिक्त है। ठीक इसी ढंग से एंटार्क्टिका के बारे में भी क्वेश्चन कई बार आया था मध्य प्रदेश पीसीएस में, छत्तीसगढ़ पीसीएस में, कि एंटार्क्टिका जो एक महादेश है जहां कोई भी मनुष्य नहीं रहता और वहां पर कुल कितने देशों का नियंत्रण है। तो ध्यान रखिएगा 1959 में करीबन 12 कंट्री वहां सिग्नेचर किए और अपना अपना जो है एरिया कुछ डिवाइड कर लिए। 1959 में भारत भी उसमें से था, भले भारत अपना अभियान नहीं भेजा, लेकिन वर्तमान में 46 कंट्री जो है वहां हस्ताक्षर किए हैं, जिससे एंटार्क्टिका की देख रेख और सुरक्षा तथा वहां अनुसंधान कर सके। यूं कह सकते हैं कि 46 देशों का नियंत्रण वर्तमान में एंटार्क्टिका पर है। ठीक इसी ढंग से यूरोप के बारे में जाने तो ध्यान रखेंगे यूरोप में जो है 46 कंट्री जो है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत मान्यता लिया है, लेकिन 50 कंट्री आप मारिएगा यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में यूरोप के 50 सदस्य देश उसमें हैं। हाँ, भले ही आप कहेंगे कि वेटिकन सिटी भी यूरोप में है, उसको मान्यता यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने नहीं दिया है। स्विट्जरलैंड को मान्यता यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने नहीं दिया है। बात सही है, इसीलिए तो कहे कि 46 कंट्री जो है यूरोप के यूनाइटेड नेशन का मान्यता है, लेकिन 50 को वो अपनी देखरेख यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन करता है। ठीक ऑस्ट्रेलिया में आपको मैं क्लास में भी बताया था और सब लोग सुना भी था, ऑस्ट्रेलिया में 22 कंट्री टोटल है और 22 देश में सबसे बड़ा देश या अन्य 21 देश के क्षेत्रफल और एक अकेला ऑस्ट्रेलिया देश के क्षेत्रफल मिला दिया जाए तो निश्चित ही ऑस्ट्रेलिया बड़ा हो जाएगा। इसीलिए उसे देशीय महादेश की संज्ञा दिया जाता है। और आपको शायद पता होगा कि ऑस्ट्रेलिया की खोज सबसे पहले जेम्स कुक ने किया था। मोबाइल थोड़े खिसक रहे हैं,